वो नक्षत्र हमारा जन्म तारा कहलाता है। विंशोत्तरी महादशा नक्षत्र बेस पद्धति है। 60% बच्चों पर उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं होता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से बलवान होना आरंभ होगा, तो चंद्रमा के बल के अनुसार मुख्य प्रभाव होगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार वो कौन से कारण हैं, तो उस समय उसको मानसिक टेंशन ज्यादा होती है। जन्म कुंडली में त्रिक स्थानों से संबंध बना रहा है, या फिर 19वें नक्षत्र के स्वामी की दशा अंतरदशा होगी। पाचन शक्ति का कमजोर होना भी होता है। परिवार के व्यवहार के कारण भी मन परेशान होता है उसका। अगर सभी को प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर R.B. थमन। इससे पहले वाले वीडियो से हमने शुरुआत की है नवतारा चक्र। नवतारा चक्र को समझना कैसे है, नवतारा चक्र का निर्माण किस तरीके से होता है। दरअसल ये पद्धति जो प्राचीन है और वैदिक कालीन है, नक्षत्र बेस पद्धति है। नक्षत्र बेस पद्धति वैसे तो और भी हैं, लेकिन इसका प्रयोग विशेष करके वैदिक काल में हुआ करता था। और नक्षत्र में नवतारा का मतलब यह है कि 9 जगह पर 9 ग्रहों के लिए हम 3-3 नक्षत्र नियुक्त करते हैं। 3-3 नक्षत्रों की शुरुआत होती है हमारे जन्म के नक्षत्र से। हमारा जो जन्म का नक्षत्र है वो नक्षत्र हमारा जन्म तारा कहलाता है, क्योंकि पहला होता है और जन्म तारा कहलाता है। इसीलिए दूसरे क्रम में अगर 9 का दूसरा हम लाइन देखते हैं तो उसमें 10वां जो नक्षत्र होता है वो भी जन्म नक्षत्र ही की तरह हमारे लिए फलादेश के लिए उपयोगी होता है। इसी तरह से 19वां नक्षत्र भी तीसरी लाइन में जो होगा, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था कि 3 लाइनें हम 27 नक्षत्रों की बना लेते हैं और 9 नक्षत्र एक लाइन में आते हैं। इसको हम शुरू करते हैं अपने जन्म के नक्षत्र से। इसीलिए जो नक्षत्र हमारा जन्म का होगा वो पहला नक्षत्र माना जाता है और वही नक्षत्र हमारा जन्म तारा कहलाता है। उस ग्रह की जो दशा होती है, जो उस नक्षत्र का स्वामी होता है, वो पहली दशा होती है। क्योंकि महादशा विंशोत्तरी महादशा की पद्धति के अनुसार विंशोत्तरी महादशा नक्षत्र बेस पद्धति है और हमारा जन्म के नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं उन्हीं की पहली महादशा होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जन्म तारा नक्षत्र के ग्रह की दशा होती है। उसका फल क्या होता है दोस्तों? अगर ध्यान से हम देखें, अपने आसपास देखें, अपने परिवारों में देखें, समाज में देखें, जहाँ भी बच्चे का जन्म होता है वो उसकी पहली दशा उस समय पर आरंभ होती है, क्योंकि जन्म का नक्षत्र ही पहला नक्षत्र कहलाता है और वही जन्म का नक्षत्र होता है जिसमें चंद्रमा की स्थिति होती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वही हमारा जन्म नक्षत्र होता है। तो इसका प्रभाव अगर हम बच्चों पर देखें तो बच्चों में ऐसा मानिए कि लगभग 60% बच्चों पर उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं होता। और उसका कारण भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि चंद्रमा जो है उसका पावर, उसका बल, उसकी शुभता या अशुभता बहुत कुछ निर्भर करती है पक्ष बल पर। पक्ष बल को जरा समझते हैं। पक्ष बल क्या मतलब है कहने का? तो पक्ष बल में ये कहा गया है कि चंद्रमा का बल अगर हम देखना चाहते हैं तो पक्ष बल के अनुसार चंद्रमा का बल देखा जाएगा। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है, ये तो आम धारणा सभी को पता है। कृष्ण पक्ष होता है अमावस तक, पूर्णमासी से दूसरे दिन आरंभ होकर के अमावस तक कृष्ण पक्ष होता है। इसी तरह से शुक्ल पक्ष होता है जो अमावस से दूसरे दिन से आरंभ होता है और पूर्णिमा तक होता है, पूर्णमासी तक होता है।
ये दो पक्ष सभी जानते हैं। तो आम धारणा क्या है कि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा निर्बल होता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होता है, लेकिन इसमें कुछ और गहराई भी है। चंद्रमा के लिए अगर हम देखते हैं तो अगर बलवान देखना है चंद्रमा, तो हमें चंद्रमा का बल पूर्ण रूप से जो बलवान होगा वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से बलवान होना आरंभ होगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णमासी। फिर कृष्ण पक्ष में भी 5 दिन हैं जिनमें चंद्रमा बलवान रहता है। कृष्ण पक्ष के 5 दिन प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इनमें चंद्रमा पूर्ण बली रहता है। और इसी तरह से अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के और शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा का पक्ष बल क्षीण होता है। और पक्ष बल क्षीण होने का मतलब यह है कि चंद्रमा शुभ फल नहीं देता, अशुभ फल देता है। अशुभ फल देता है इस समय पर, यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक। अब इसके बीच में भी कुछ दिन हैं, षष्ठी है, सप्तमी है, ये दोनों पक्षों की है। इन दो जो दिन हैं, चाहे कृष्ण पक्ष के षष्ठी और सप्तमी हो या शुक्ल पक्ष की षष्ठी या सप्तमी हो, इनमें चंद्रमा मध्य बली माना जाता है। मध्य बली होता है, ना ज़्यादा क्षीण होता है और ना ही ज़्यादा बलवान माना गया है। तो ये तो हुई चंद्रमा की बात। क्योंकि चंद्रमा ही मालिक है इस पहले तारा का, जिसको कहा गया है जन्म तारा, इसलिए चंद्रमा को देखना जरूरी होगा। और चंद्रमा के बारे में आप अगर ज्योतिष का आप बेसिक ज्ञान भी रखते हैं तो फिर आपको पता ही होगा, चंद्रमा जो है वो बाल्यकाल का, यानी इंसान के बचपन का भी प्रतिनिधित्व करने वाला प्लेनेट है। काफ़ी कुछ निर्भर करता है चंद्रमा पर। बच्चे का हेल्थ है, बच्चे के ग्रोथ है, मानसिक ग्रोथ है, शारीरिक ग्रोथ है। तो पहली जो दशा होती है चंद्रमा की नहीं होती, उस ग्रह की होती है जो इस नक्षत्र में होता है, जन्म के नक्षत्र में। लेकिन चंद्रमा इस तारा का स्वामी जरूर होता है, इसलिए चंद्रमा का बल हमने देखा जो कि महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा के बल के अनुसार मुख्य प्रभाव होगा इस तारा का, जन्म तारा का। और फिर दूसरा इफेक्ट भी ये पड़ता है कि वो ग्रह जो जिसकी दशा चल रही है, जो हमारा नक्षत्र स्वामी है, जन्म के समय के नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, वो किस तारा में है। अगर वो शुभ तारा में है तो उस चंद्रमा की अशुभता को थोड़ा कम कर देगा। अगर वो भी अशुभ तारा में है, जन्म कुंडली में जन्म के समय पहला वो नक्षत्र स्वामी जिसकी दशा है, तो वो दशा भी उसी प्रकार का अशुभ फल देगी। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का मानसिक ग्रोथ, शारीरिक परेशानियां, मानसिक ग्रोथ तो सूर्य पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करती है, लेकिन वो हम अलग छोड़ देते हैं। लेकिन मानसिक रूप से तो प्रभावित होगा वो बच्चा, अगर दोनों प्रकार से क्षीणता है तो। मतलब यह है कि कृष्ण पक्ष में अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का जन्म है, तो ऐसे समय में बच्चे का जन्म हुआ है और वो उसकी जो पहली दशा है वो भी जन्म तारा नक्षत्र की है। और ये जो जन्म तारा नक्षत्र का स्वामी भी चंद्रमा है जो कि क्षीण है, और वो ग्रह भी अशुभ तारा में है, नेगेटिव तारा में है। तो समझ लीजिए कि उस बच्चे के लिए वो समय शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के मामले में शुभ नहीं रहेगा। उसमें परेशानियां आती रहेंगी, और ये परेशानियां जो आएंगी इसका प्रभाव किस पर होगा? बच्चे पर तो इतना नहीं, लेकिन उसके पेरेंट्स पर ज़्यादा असर होगा। कारण क्या है? क्योंकि कहा गया है कि बच्चे के लिए 12 वर्ष तक माता पिता जिम्मेदार हैं। चाहे उसकी हेल्थ का मामला हो या कोई भी
उसको नुकसान किसी प्रकार का भी हो। इस चैप्टर की भी बात फिर कभी करेंगे, जिसमें कहा गया है कि बच्चा 12 वर्ष तक किस कारण से माता पिता पर निर्भर रहता है। ये निर्भर रहता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार वो कौन से कारण हैं जो कि माता पिता को दोषी बताते हैं। अगर बच्चे का ठीक से पालन पोषण नहीं किया गया तो बच्चे का दोष नहीं, 12 वर्ष तक माता पिता का दोष माना जाता है। उसको कुछ हो जाता है, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती है, उसका ध्यान ठीक से नहीं रखा जाता। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण से ये प्रथम तारा यानी जन्म तारा और जन्म तारा नक्षत्र का स्वामी जो कि चंद्रमा है, लेकिन पहले नक्षत्र का जो महादशा स्वामी है ग्रह, वो उस नक्षत्र का स्वामी भी है। तो इन दोनों का प्रभाव अगर नकारात्मक होगा तो अशुभ फल उसके हेल्थ पर होगा, मानसिक रूप से होगा। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे होते हैं पेट की परेशानियों से बचपन से ही पीड़ित होते हैं। अक्सर उसको पेट में परेशानियां होती ही रहती हैं ऐसी अवस्था में, जब ऐसा चंद्रमा हो। और आंतड़ियों का विकास भी इसी समय पर होता है। यही समय है 3-4 वर्ष का, बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के बचपन के 3-4 वर्ष तक आंतड़ियों का विकास होता है। आंतड़ियाँ बढ़ती हैं और उस समय पेट में परेशानियां बच्चों को ज़्यादातर रहती हैं। तो वो बच्चे कौन से होते हैं जिनको नहीं रहती, और वो बच्चे कौन से होते हैं जिनको ये परेशानियां रहती हैं। आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा अगर पक्ष बल में कमज़ोर है, मतलब कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक के बीच में है, तो अवश्य ये संकेत मिलता है और ये संकेत काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसके साथ हम ये भी ज़रूर देख लें कि उस समय पर जो दशा स्वामी है, दशा जिसकी चल रही है, वो कहाँ पर स्थित है, वो कौन से तारा में स्थित है। तो ये सब बातों से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो समय उसका जो पहली दशा का होगा, और वो समय होगा जन्म तारा नक्षत्र का समय होगा जिसमें चंद्रमा का प्रभाव होगा। और अगर वो चंद्रमा की ही दशा हो तो भाई फिर तो चंद्रमा क्षीण अवस्था का है ही, और दोनों प्रकार से उसके शरीर को प्रभावित करेगा। इसमें नेत्र दोष भी हो सकता है, मस्तिष्क में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मस्तिष्क की प्रॉब्लम के लिए हमें सूर्य को भी देखना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेट की, तो पेट की परेशानियाँ मुख्य रूप से आपको दिखाई देंगी। बच्चे को पेट दर्द, पेट से रोना, हर समय रोते रहना, ज़्यादातर समय रोते रहना, तो ऐसी अवस्था होती है ज़्यादातर। और जन्म तारा नक्षत्र से फिर दूसरा नक्षत्र जो मैंने आपको बताया 10वां नक्षत्र, वो भी जन्म तारा नक्षत्र की तरह ही होता है, लेकिन 10वें नक्षत्र की तो अंतर्दशा आएगी जब भी आएगी। और 10वां नक्षत्र का जो स्वामी होता है, 10वें नक्षत्र का जो स्वामी होता है, जिसकी दशा का हम प्रभाव देखेंगे, वो उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि उस समय आयु बढ़ गई होती है। पहली महादशा और फिर पहली महादशा में उस ग्रह की अंतर्दशा, ये तो ज़्यादा प्रभावशाली होगी। जन्म तारा नक्षत्र वाला प्रभाव इसका नेगेटिव होगा ही, इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता, शारीरिक रूप से नेगेटिव होता है। और अगर 10वें नक्षत्र की अंतर्दशा आ जाती है किसी के जीवन में, जब भी आती है, तो उस समय उसको मानसिक टेंशन ज़्यादा होती है। वो पेट को छोड़ करके दिमाग यानी सिर वाले हिस्से में आप समझ लीजिए कि मानसिक चिंताएं देने वाला समय होता है, क्योंकि उस समय पर उसकी आयु ज़्यादा हो चुकी होती है। बाल्यावस्था के 12 वर्ष निकल चुके होते हैं, और ये जो परिणाम है इसके अच्छे नहीं कहे गए। मानसिक रूप से उसको टेंशन होती है, किसी काम को सफलतापूर्वक कर नहीं पाता उस समय पर। ऐसा ही है 19वां नक्षत्र। 19वां नक्षत्र हो या पहला नक्षत्र हो या 10वां नक्षत्र हो, जन्म नक्षत्र यानी प्रथम
नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र और जन्म नक्षत्र से 19वां नक्षत्र, ये तीनों ही जन्म तारा कहलाते हैं। और ये जो तीनों का प्रभाव कुछ न कुछ प्रकार से हेल्थ को प्रभावित करता ही है, लेकिन अलग अलग मामलों में। अब मान लीजिए बुढ़ापे में वो आ जाती है दशा, चाहे वो 10वें नक्षत्र स्वामी की दशा हो या फिर 19वें नक्षत्र स्वामी की दशा हो, तो वृद्धावस्था में क्या होगा? वृद्धावस्था में रोग ज्यादा होते हैं, शरीर में बल क्षीण हो जाता है, तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। अगर चंद्रमा क्षीण है जन्म के समय, तो फिर हम वहाँ भी ये देखेंगे कि उस समय पर जो दशा चल रही है वो दशा स्वामी कौन से तारा में है, कुंडली में उसकी स्थिति कहाँ है। यहाँ पर कुंडली की स्थिति भी देखनी जरूरी है। मान लीजिए चंद्रमा, अब हम बचपन की ही बात करते हैं, जन्म तारा नक्षत्र को ही सबसे पहले ले लेते हैं। जन्म तारा नक्षत्र यानी जन्म के समय से लेकर के जब तक उस ग्रह की महादशा रहती है, जब तक वो जन्म तारा नक्षत्र का प्रभाव रहता है, क्योंकि पहली महादशा ही जन्म तारा नक्षत्र की महादशा होती है। और अगर वो क्षीण है, चंद्रमा क्षीण अवस्था का है, जैसे मैंने आपको बताया कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक के बीच का, तो पक्ष बल में अति क्षीण अवस्था होती है। ऐसी स्थिति में फिर उस समय पर जिस ग्रह की दशा चल रही है, जो नक्षत्र स्वामी है, वो ग्रह भी जन्म कुंडली में त्रिक स्थानों से संबंध बना रहा है। त्रिक स्थान कौन से होंगे? 6, 8 और 12। ये 12 स्थान जो है, ये व्यय का स्थान है, 8वां स्थान आयु का स्थान है, 6ठा स्थान रोग शत्रु और कर्ज का स्थान है। और इन 3 स्थानों को त्रिक स्थान कहा गया है। इन स्थानों से जब किसी ग्रह का संबंध बनता है तो वो दुखकारी होता है, कष्टकारी होता है। कष्टजनक परिणाम अवश्य उसके देखने को मिलते हैं, और उनमें स्थित हो तो थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन उन स्थानों के स्वामियों के साथ स्थित हो या उन स्थानों के स्वामियों, त्रिक स्थान के स्वामियों के साथ उसकी युति संबंध, दृष्टि संबंध या स्थान संबंध हो, तो भी अशुभ फल होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कुंडली देखते समय कि जन्म तारा नक्षत्र की दशा है या नहीं। जन्म तारा नक्षत्र में पहला नक्षत्र, फिर 10वां नक्षत्र, फिर 19वां नक्षत्र, इन तीनों नक्षत्रों के तारा जन्म तारा की दशा है या नहीं। और अगर है तो फिर वो ग्रह, जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, जिसकी दशा चल रही है, वो कुंडली में कहाँ है। जन्म कुंडली में उत्तरिक स्थानों से संबंध है, तो फिर समझ लीजिए कि वो दशा तो ज्यादा खराब होगी। उसमें आयु कोई भी हो सकती है, बाल्य अवस्था पहली दशा में होगी और 10वें नक्षत्र के स्वामी की अंतरदशा बाद में होगी, बाल्यावस्था के बाद 19वें की भी बाद में होगी। तो उस अवस्था में आयु कोई भी हो, उस आयु के अनुसार जो जो टेंशन हो सकती हैं, चाहे हेल्थ संबंधी परेशानियां हों, शरीर की कमजोरी हो या मानसिक चिंता टेंशन, ऐसी स्थिति हो, तो उसको और ज्यादा बढ़ा देगा वो त्रिक स्थानों से संबंध होने के कारण। तो देखा क्या हमने, एक तो तारा को हमने 2 तरीके से देखा। मुख्य बात ये है, तारा को हमने 2 तरीके से कैसे देखा भाई, कौन से तारा चल रहा है। पहला चल रहा है नक्षत्र का या 10वें नक्षत्र का स्वामी की दशा का अंतरदशा का प्रभाव है या 19वें नक्षत्र की। ये तीनों का प्रभाव जन्म तारा की तरह ही होगा, यानी नेगेटिव ही होगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन आप मान सकते हैं कि इस कारण से तो 25% नेगेटिव होता ही है। फिर दूसरे कारण साथ में और अगर जुड़ जाते हैं जो कि नकारात्मक होते हैं, जैसे वो ग्रह नीच राशि का हो तब भी नकारात्मक हो जाते हैं, वो प्लस हो जाते हैं उसमें। और वो ग्रह त्रिक स्थानों से संबंध बना रहा है तो भी नकारात्मक हो जाते हैं, तो वो प्लस हो गया। कुंडली में इसको हमने चेक करना है। कुंडली चेक करने के बाद हमें इस
जन्म तारा नक्षत्र की सही पोजीशन पता चल जाएगी, वहाँ क्या स्थिति है और यहाँ क्या स्थिति है। किसी भी नक्षत्र में कोई ग्रह स्थित है तो वह ग्रह अपनी दशा में और अपने गोचर के समय में भी उसी प्रकार का प्रभाव प्रकट करता है। ये तारा का जो प्रभाव है केवल दशा के लिए ही नहीं देखना है, हमें गोचर के समय भी देखना है। वो ग्रह जो जन्म तारा नक्षत्र का स्वामी है उसकी स्थिति गोचर में भी हो सकता है अशुभ हो, गोचर में त्रिक स्थानों से संबंध बना रहा हो या गोचर में वो नीच राशि का हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति भी हमें अशुभकारी होती है। और या फिर ये भी देखना होगा कि वो गोचर में कौन से नक्षत्र में है और किस तारा को वो इंडिकेट कर रहा है, किस तारा की बात कर रहा है। तो उस तारा के अनुसार भी हमें उस शुभता या अशुभता में कमी या बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस तरह से इस फल को शारीरिक रूप से भी हमें देखना है वो कैसा होगा। उसके शरीर पर ज़्यादा अशुभ फल होगा। बचपन में मैंने बताया आंतड़ियों पर ज़्यादा अशुभ फल होता है, और युवावस्था या कुमार अवस्था के बाद मस्तिष्क पर दबाव ज़्यादा होता है, टेंशन ज़्यादा होती है, घबराहट ज़्यादा होती है। चंद्रमा मन का कारक भी है, इसलिए मन पर असर करता है, चिंता ज़्यादा देता है। किसी भी कार्य के ना होने के कारण से भी चिंता होती है। बच्चे जब पढ़ाई में होते हैं, पढ़ाई का समय चल रहा होता है, उस समय उनको पढ़ाई की चिंता होती है। व्यापार कोई कर रहा है तो व्यापार में ऊंच नीच की चिंता होती है उसको। नौकरी कर रहा है तो नौकरी से संबंधित टेंशन रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा। ये नकारात्मक प्रभाव इस तरह से होता है। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान इस तारा में नहीं होता। ये जन्म तारा चाहे पहले नक्षत्र, 10वें नक्षत्र, 19वें नक्षत्र की बात हो, तीनों का जन्म तारा की तरह से ही प्रभाव हमें देखना है। इसका फल यही है कि टेंशन ज़रूर होती है और टेंशन अलग अलग कारणों से होती है। टेंशन वृद्धावस्था में संतान को लेकर होती है, प्रॉपर्टी को लेकर के होती है। जो स्थितियां वृद्धावस्था में हो सकती हैं उन सब कारणों को आप यहाँ पर लागू कर सकते हैं। उन सब कारणों में से कोई कारण हो सकता है। अगर वृद्धावस्था में वो अंतर्दशा आ जाती है जो कि 10वीं या फिर 19वें नक्षत्र के स्वामी की दशा अंतर्दशा होगी, तो वो भी जन्म तारा ग्रह की दशा की तरह ही होगी। जन्म तारा नक्षत्र की ही दशा उसको मानी जाएगी। जन्म तारा अक्सर अच्छे परिणाम नहीं देता। ये स्थिति तब बनती है जब जन्म तारा में स्थित कोई ग्रह अगर चंद्र नक्षत्र से, चंद्रमा का जो नक्षत्र है उसका स्वामी जो है वो 6, 8, 12 स्थान का स्वामी भी हो, या फिर 6, 8, 12 स्थानों में स्थित हो, या फिर 6, 8, 12 स्थानों के स्वामियों के साथ संबंध बना रहा हो, परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां जरूर होती हैं। साधारण बात यह है कि जन्म कुंडली में लगन, पंचम और नवम स्थान का स्वामी ग्रह मानसिक शारीरिक शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। और अगर इन लाभार्थी ग्रह चंद्र नक्षत्र यानी चंद्र नक्षत्र तारा में स्थित हों तो इन ग्रहों की दशा के समय या इन नक्षत्रों में गोचर के समय औसत परिणाम ही मिलते हैं, कोई अच्छे परिणाम नहीं मिलते। मध्य फल प्राप्त हो सकते हैं या अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। जन्म तारा का मुख्य प्रभाव जातक के शरीर पर पड़ता है। ये प्रभाव अलग अलग आयु में, अलग अलग अवस्था, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे बाल्यावस्था में ये प्रभाव केवल जातक के शरीर को ही प्रभावित करता है, क्योंकि वो ज़्यादा बुद्धि से तो काम उस समय ले नहीं सकता, ना ही उसको पढ़ाई करनी होती है, ना उसको कोई व्यापार करना होता है, और ना ही उसको कोई नौकरी की चिंता होती है, क्योंकि उस समय बालक मन और मस्तिष्क का प्रयोग संसारिक कार्यों के लिए नहीं करता। इसलिए केवल शरीर ही प्रभावित होता है, जिसके परिणाम ये होते हैं कि उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। कई बार बच्चा कमज़ोर हो जाता है, खाने पीने की
परेशानी उसको पेट से संबंधित हो, या लीवर में परेशानी हो सकती है। लीवर भी पेट का एक अंग है। कोई भी इस प्रकार की शारीरिक परेशानी बाल्यावस्था में वो बता नहीं सकता जब ज़्यादा छोटा होता है। और इसका एक प्रमुख कारण उस आयु में पाचन शक्ति का कमज़ोर होना भी होता है। पाचन शक्ति कमज़ोर होने से भोजन ठीक तरह से नहीं पच पाता और ग्रोथ शारीरिक नहीं पूरी तरह से हो पाती। शारीरिक रूप में जातक के परिवार वालों को ही ये स्थिति प्रभावित करती है। बच्चे की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, या बच्चा चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, बच्चा रोता क्यों रहता है, उसको कारण समझ में नहीं आता, लेकिन ध्यान देने से समझ आ भी जाता है। यही कारण है कि इस छोटी आयु में इस तारा से संबंधित ग्रह का विपरीत परिणाम जातक के शरीर की ग्रोथ को रोकने वाला होता है या उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। कुमार अवस्था अगर आ जाती है, यानी 12 साल के बाद की अवस्था जब हो जाती है, तो फिर उस पहली दशा जो जन्म तारा की अंतर्दशा है वो निकल जाए तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो अच्छा समय आ जाता है। कुमार अवस्था में अगर ये रहे तब तक, क्योंकि कई बार दशा जो है लंबी भी होती है, मैक्सिमम 20 वर्ष तक की होती है। शुक्र की दशा सबसे लंबी होती है 20 वर्ष तक। तो उसकी दशा हो या किसी और भी ग्रह की दशा हो सकती है जो कि बाल्यावस्था के बाद तक रहे, तो प्रभाव मन को प्रभावित करता है, पढ़ाई पर असर पड़ता है उसका। पढ़ाई में मन ना लगना या फिर जल्दी थक जाना, खेलते खेलते भी बच्चे जल्दी थक जाते हैं, तो ऐसा चिड़चिड़ापन उसमें देखा जा सकता है। इस तारा से संबंधित ग्रह का जो प्रभाव है वो अगर वृद्धावस्था के लिए हम देखते हैं तो उस समय भी शरीर इसी तरह से कमज़ोर हो जाता है और अधिक मेहनत करने में सक्षम उस समय नहीं होता। साथ ही वृद्धावस्था में मन भी निराश होता है, मन भी पीड़ित होता है। परिवार के व्यवहार के कारण भी मन परेशान होता है उसका। अगर चंद्रमा क्षीण अवस्था का हो और जन्म तारा यानी 10वें या 19वें नक्षत्र स्वामी की अंतर्दशा चल रही हो, अपनों से निराशा, अपने जो परिवार वाले हैं उनसे विचार ना मिलने के कारण उसको निराशा होती है, वृद्ध होता ही है और उसका जो मन है वो अपने भाव पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाता। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वृद्ध शरीर पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ ग्रह का अगर प्रतिकूल प्रभाव भी हो, वो ग्रह जो कि 19वें या 10वें नक्षत्र का स्वामी है, उसकी स्थिति भी कुंडली में खराब स्थान से संबंध बना रही हो, यानी त्रिक स्थानों से संबंध बना रही हो, या वो नीच राशि का हो या फिर अशुभ तारा में हो, तो परिवार वालों को और प्रभावित करता है। उस वृद्ध के साथ साथ परिवार वाले भी उस कष्ट से प्रभावित होते हैं। लेकिन जन्म तारा नक्षत्र में कुंडली के त्रिक स्थान स्वामियों की स्थिति या त्रिक स्वामियों की इन 3 नक्षत्रों में स्थिति हो, तो उस ग्रह की दशा भी हो या फिर गोचर में उस ग्रह की स्थिति इन 3 में से किसी नक्षत्र में चल रही हो, तो ये प्रभाव युवा अवस्था में जातक या जातिका के मन, मस्तिष्क और साथ ही साथ शरीर पर भी होता है। इस तरह से चाहे बाल्यावस्था की बात हो, चाहे युवावस्था की बात हो, चाहे वृद्धावस्था की बात हो, इस जन्म तारा नक्षत्र के स्वामी ग्रह जिसकी दशा की बात कर रहे हैं, पहली दशा या फिर 19वें नक्षत्र स्वामी की दशा या फिर 10वें नक्षत्र स्वामी की दशा, ये त्रिआयामी प्रभाव डालती हैं, अधिक प्रभाव डालते हैं। और इसमें कोई परिजन कम भी साझेदार होता है उस समय उसके लिए, क्योंकि साझेदारी हो नहीं पाती। शारीरिक दुख में कौन साथ दे सकता है? ऊपरी देखभाल तो कितनी अच्छी कर सकता है, लेकिन कष्ट तो उसको अधिकांश खुद ही भोगने पड़ते हैं। शारीरिक कष्ट उसे अकेले ही झेलना पड़ता है। जन्म तारा का ग्रह यानी उस समय पर जो नक्षत्र
स्वामी की अंतर्दशा या महादशा चल रही है, वो अगर पीड़ित है तो अवश्य ये प्रभाव कष्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जन्म तारा नक्षत्र का स्वामी पीड़ित है या नहीं, ये दूसरी बात है। और जन्म नक्षत्र जो पहला नक्षत्र है तो या 10वां है या 19वां है, उसका कारक प्लैनेट तो चंद्रमा ही है। चंद्रमा का पक्ष बल क्या है, दो बातें आपने देखने से ये अनुमान लग जाता है कि इसका ये समय कैसा जाएगा। तो आज की चर्चा है, आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी कि जन्म तारा नक्षत्र को हम किस तरह से उसका विश्लेषण करेंगे, किस तरह से शारीरिक या मानसिक परेशानियां देने वाला ये समय होता है। आज की चर्चा यहीं तक, और फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे संपत तारा। संपत तारा का प्रभाव कैसे दिखना है, संपत तारा का प्रभाव होता कैसे है, संपत तारा होता क्या है। हमारे जन्म नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र को हम संपत तारा नक्षत्र मानते हैं। संपत यानी अच्छा नक्षत्र, संपत्ति से इसका संबंध भी जोड़ा जाता है। तो आवश्यक नहीं कि वो संपत्ति ही देता हो संपत तारा, लेकिन और किस किस प्रकार के बेनिफिट होते हैं या इन बेनिफिट को कम करने वाले कौन सी स्थितियां होती हैं, इसमें वृद्धि करने वाली कौन सी स्थितियां होती हैं, ये संपत तारा के में हम बात करेंगे इससे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगा कि जन्म कुंडली का विश्लेषण अगर कोई कराना चाहता है नक्षत्र गणना के आधार पर, जन्म तारा का विश्लेषण करवाने के लिए आप मेरे इसी वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जो कि सामने डिस्प्ले भी हो रहा है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। लेकिन कंसल्टेशन के लिए फ़ीस है, आप फीस की पूछताछ पहले कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करेंगे संपत तारा नक्षत्र का प्रभाव क्या होगा। नमस्कार।